तो नमस्कार। आप लाइव देख रहे हो कपिल फौजी भाई के साथ में, और जितने भी साथी गण लाइव में जुड़ सकते हैं तो जुड़ने की कृपया करो। उनकी बहुत बहुत कृपया भी होगी और धन्यवाद भी होगा। साथियों, जो भी अंध भगत हैं, अंध भगत आप समझ ही रहे होगे जिनको मैं कह रहा हूं, उन अंध भक्तों को मैं कहना चाहता हूं कुछ समय के लिए अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, ये पूर्व सैनिकों का एक परिवार है, इससे जुड़े हुए हो आप, और आपने पूरी जिंदगी यही किया है या आपकी साइकिल लाइन से क्वार्टरों की तरफ चली है, तो कृपया करके लाइव को ना देखें और हो सके तो इस चैनल को भी छोड़ के अनसब्सक्राइब करके आप बाहर निकल जाएं। क्योंकि बात मैं कहूंगा कड़वी। अब कड़वी बात मैं कहूंगा तो सीधी सी बात है, मिर्ची लगेगी और लगनी भी चाहिए। क्योंकि आपने पता है कि किसी परिवार में मूर्ख व्यक्ति हो जाता है तो उस परिवार की क्या हालात हो जाती है। तो आज के दिन पूर्व सैनिक जो परिवार है, और वो कोई छोटा मोटा नहीं है, 32 लाख से ज्यादा, और उसके साथ में उसका पूरा परिवार जुड़े हुआ है, उसके बच्चे जुड़े हुए, उसके मां बाप जुड़े हुए हैं, तो करोड़ों में चला जाता है। तो कुछ ऐसे अंध भगत जिनकी वजह से सैनिकों का स्टेटस कम होता चला गया और जो सांसदों का स्टेटस है वो अप होता चला गया। साथियों, आप सबको मालूम है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपने गोदी मीडिया को भी देखा, क्योंकि गोदी मीडिया को टारगेट दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को एक व्यक्ति से जोड़ दो, और गोदी मीडिया ने एक व्यक्ति को दिखा दिया कि वही लड़ाकू विमान में बैठा और वही मिसाइल गिर के आ गया। मतलब उसके बड़े बड़े पोस्टर लग गए। उसके बाद में जो पूरे देश में एक बेवकूफों की, जो जिनको हम कह सकते हैं आपके हमारे मंत्रियों की फौज भी खड़ी होगी। उन मंत्रियों के आप लोगों ने बयान भी देखे होंगे कि इसी व्यक्ति ने किया है और किसी ने नहीं किया। चलो, सेना को क्रेडिट भी नहीं चाहिए, जवानों को क्रेडिट भी नहीं चाहिए, उस व्यक्ति को ज्यादा क्रेडिट की जरूरत है, क्योंकि दिन में 6-6 बार ड्रेसें चेंज करता है, अलग अलग एंगल से वो फोटो शूट करवाता है। कभी कोई कैमरामैन नीचे पड़ा हुआ है, कभी ऊपर पड़ा हुआ है। देश के अंदर रैलियों के अंदर इंग्लिश में भाषण देता है, विदेश के अंदर हिंदी में बात करता है, वो भी लड़खड़ाती आवाज में। ये सबको मालूम है कि टेलीफोन, और आगे तो मेरे से, पर बात मैं करूंगा जो मेरे को संवैधानिक, जो लोकतांत्रिक हक है, जो अधिकार है बोलने की आजादी, कि ऑपरेशन सिंदूर होया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर देशभक्ति भर दो, तुम देश को लूट के खा जाओ। हैं? पिछले 11 सालों में उद्योगपतियों का 16 लाख हजार करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया, और दूसरी तरफ जो देश को तुमने सिर्फ 5 किलो अनाज के अंदर उलझा के रख दिया कि 5 किलो अनाज लो और खाओ और मस्त रहो, उसके अलावा सांस लो। जीवन को बेहतर बनाने की कोई बात ही नहीं है कि उसके अलावा भी कुछ सुविधाएं होती है कि जीवन यापन करने के लिए। तो देश को तोड़ जा दिया 5 किलो अनाज में। अरे भाई, तुम सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हो, देशभक्ति
उनके अंदर घुसा रहे हो, पहले देशभक्ति की तो तुम्हारे को जरूरत है। तुम तो चलो लग्जरी गाड़ियों में, आगे पीछे पायलट, जिप्सियां चले, सिक्योरिटी गार्ड रहे, टेलीफोन का खर्चा माफ, बड़ी बड़ी कोठियां तुम्हारी, जहां भी जाओगे रोड साफ मिलेंगे, जो आम आदमी है उनको पुलिस वाले रोक देंगे बैरिकेड लगा के। क्या चल रहा है? ये वीआईपी कल्चर क्या है? सनी भाइयों, हम बॉर्डर के ऊपर तो खड़े रहते हैं जब तो ये देश वाई वाई करता है कि हमारे सैनिक खड़े हैं, वो देश की रक्षा करेंगे। भाई मंत्री भी वाई वाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम छुट्टी आ जाते हैं, वही मंत्री अगर रोड से निकल रहा है तो वही सैनिक को रोक देते हैं बैरिकेड लगा के। पता नहीं उस सैनिक से इन नेताओं को कैसे डर लग रहा है। किस सैनिक के अंदर तो देशभक्ति भरनी है, जो उसके बच्चे भूखे मरो चाहे कुछ भी करो, और इनको लूट लूट के खाना है देश का संसाधन। एक जो सैनिक भर्ती होता है वो 21,700 रुपये में भर्ती होता है, 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि 21,700 रुपये दी, उसकी जगह ठेकेदारी प्रथा लिया है। क्या लिया है? अग्निपथ अग्निवीर। मतलब इनकी तो पेंशन चलेगी, चाहिए 10 बार विधायक बनो चाहे 15 बार सांसद बनो, तो 10 बार विधायकी की पेंशन लेंगे और 10 बार सांसदी की पेंशन लेंगे, ये तो 20 बार लेंगे। पर जो देश के तिरंगे को अपनी सांसों से लहराता है उसकी पेंशन बंद कर देंगे। साथियों, 21,700 में गुजारा करके दिखा दो कोई भी भाई आज के दिन, कोई भी 21,700 रुपये, थोड़ा बहुत अलाउंस पलाउंस मिला के वो 30,000 ले लेता होगा, 35,000 ले लेगा, 35,000 रुपये में गुजारा करके दिखा दो। कमेंट करके बताओ 35,000 रुपये में गुजारा कर दो। इस देश के 145 लोगों को यह भी नहीं पता कि जितना स्टेटस कम होता गया वो गया सैनिकों का, पैरामिलिट्री के सैनिकों का, इनका स्टेटस आज जमीन के ऊपर बैठा दिया इन्होंने। आज रक्षा मंत्री बड़े खाने में बैठ के बड़ा रोटियां खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो भी किसकी डाइट है? सैनिकों की डाइट। कह रहे मैंने मनोबल बढ़ा दिया सैनिकों का। मनोबल ऐसे नहीं बढ़ता, मनोबल बढ़ता है कि सैनिकों की चिंता करो, उनके परिवार की चिंता करो, उनके परिवार का लालन पोषण अच्छे तरीके से हो सके, सारी सुविधाएं उनके पास में मिल सके। अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए कि एक सैनिक जो बॉर्डर पे खड़ा है, क्या वो अपने दोनों बच्चों को आज के दिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, जिसकी साल भर की फीस 1.5 लाख से ऊपर है, तकरीबन 3 लाख होगी। तो एक सैनिक कितना रुपया ले लेता है साल भर में? 4 लाख के करीब। अगर 40,000 रुपये भी लगाए उसका वेतन, तो गुजारा कैसे कर रहा है सैनिक? जो मेन बात है, मतलब 11 साल से एक सरकार सिर्फ किसके लिए काम कर रही है, ये आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। और देश को 5 किलो अनाज में अड़जा दिया। चलो उनको भी अड़जा दो, सब कुछ अड़जा दो, पर यार कम से कम सैनिकों को तो बख्श दो। अगर आज सैनिकों की हालात को देखें, और देखा जाना भी चाहिए, पर कैसे देखेंगे? एक बार सर्वे करवा के देख लो कितने सैनिकों ने पर्सनल लोन ले रखा है। और वो भी छोड़ो, बड़ी तादाद में तो पूरे सैनिक भी पर्सनल लोन ले रहे हैं। 11 साल में एक पे कमीशन दिया, 7 पे कमीशन, और एक दी OROP, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। 7 पे कमीशन में जितना भेदभाव आज से पहले 1947 के बाद में जितने पे कमीशन आए हैं, किसी में भी नहीं हुआ है जितना
7 पे कमीशन में कर गए कि जो चपड़ासी हैं उनको 2.57, जो अधिकारी हैं उनको 2.81। ये इनका भेदभाव। मिलिट्री सर्विस पे जो जवान पहले बॉर्डर पे खड़ा होता है, छाती लगा के खड़ा होता है, 5200 रुपये। एक जो कैंप के अंदर रहता है, अच्छी जगह पे रहता है, ठंडी में भी गर्मी का एहसास हो ऐसी जगह रहता है, उसको 15,500। डिसेबिलिटी पेंशन, अगर ऑपरेशन सिंदूर में कोई एक ऑफिसर भी घायल हो गया और एक जवान भी घायल हो गया, उस ऑफिसर को 2,54,000 रुपया और उस जवान को 5,000 रुपये से लेके 26,000 रुपये तक। मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये सरकार वीआईपी सरकार, जो निचला तबका उसको और दबाएगी, उसको उठने नहीं देगी। अगर वो उठी, अगर अच्छी एजुकेशन हो गई, अच्छा खान पीन हो गया, तो वो सवाल पूछने लग जाएगी। इसलिए स्प्रिंग की तरह उनको दबा दो। ये तो भेदभाव है। जो भी तो मैं कह रहा था कि अंधभक्तों को मिर्ची लगेगी, पर मैं अंधभक्तों को ये भी कहना चाहता हूं, अंधभक्तों, मैं बात तुम्हारी भी कर रहा हूं, तुम्हारे परिवार की भी कर रहा हूं। अगर तुम्हारे परिवार की पत्नी, बच्चे मेरी बात को सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे ठीक बात है, और आप कहोगे गलत है, तो पीछे से उठा के और तुम्हारे सिर में जूतियां मारेंगे भी तुम्हारा ही परिवार। अगर हिम्मत है तुम अपने परिवार के सामने कह के देखो। मेरे तो सामने कह देते हो, गालियां दे देते हो। साथियों, आज मनोबल बढ़ाने की जरूरत है तो सैनिकों का स्टेटस ऊपर लेके आया जाए, सैनिकों की वेतन पेंशन बढ़ाई जाए। साथियों, अगर समय है तो एक न्यूज जो आई है नवभारत टाइम्स, हाँ, नवभारत टाइम्स में ये न्यूज आई है, ये आपकी रोंगटे खड़े करने वाली न्यूज है। यह आप और मेरा और इस देश के वीआईपी सांसदों का, सबका लेखा जोखा बता रही है न्यूज कि किसका स्टेटस अप हुआ है और किसका डाउन गया। इसका टाइटल ही ऐसा। ये देखो, ये न्यूज है नवभारत टाइम्स की, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो भाई, थोड़ा सा रोशनी हो सकती है। लगातार तीसरे साल घटी परिवारों की सेविंग, 10 साल में दोगुनी हुई देनदारी, कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं लोग। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय परिवारों की सेविंग्स लगातार तीसरे साल घटी है, जबकि देनदारी 10 साल में लगभग दोगुनी हो गई है। मतलब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि लोग खर्च करने के लिए लोन पर ज्यादा निर्भर है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया, लेकिन देश के आम परिवारों को सेविंग और देनदारी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। केयर रेटिंग्स के अनुसार भारतीय परिवारों की सेविंग्स लगातार तीसरे साल घटी है। इतनी बड़ी खबर, मैं तो ये सोच के हैरान हूं, जो सिपाही, जो हौलदार, जो सूबेदार बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी सेविंग क्या होगी? अगर उसके 2 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं का 4 लाख रुपए के करीब खर्चा आ रहा है, तो उनकी सेविंग क्या होगी? अगर मान लो देश के लिए शहीद हो गया और इन्होंने 1 करोड़ रुपया दे दिया, तो 1 करोड़ रुपया की कीमत तो आज के दिन कुछ भी कोने। अगर पुश्तैनी जमीन पर भी मकान बनाना शुरू कर दिया तो 40-45 लाख से नीचे मकान नहीं बन रहा है। सीमेंट, सरिया, ईट, पत्थर, बजरी, पता नहीं क्या क्या महंगा चल रहा है। एक मिस्त्री की जो दिहाड़ी है वो भी 900 रुपया गई हुई है, मजदूर की 700 रुपया। तो सेविंग कहां है? यह हाल तो उसका है जो बॉर्डर पे खड़ा होकर दिन रात इस देश की रक्षा कर रहा है। और गोदी मीडिया, कोट टाई वाले यूट्यूबर इन चीजों से अवगत नहीं करवा रहे। साथियों, अगर आप सेविंग कर रहे हो तो बता दो, जो पूर्व सैनिक, जो सिपाही है, हवलदार है, जेसीओ साहिबान है, कितनी पेंशन उठा रहे आज के दिन? 20,000 रुपये से 31,000 रुपये। तेल कितना है पेट्रोल का? 100 रुपया। बिजली, पानी, पता नहीं, सारी चीजें महंगी। क्या उनका गुजारा हो रहा है? जो बुजुर्ग होंगे 80-90 साल के, भाई उनके खर्चे तो कम हो जाते हैं। वो तो महीने में 200-400
1000 रुपये खर्च कर रहे होंगे, उनका पूरा पैसा तो परिवार कर रहा होगा। पर मैं बात उनकी कर रहा हूं जो सिपाही से हवलदार 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ गए, और जो जेसू साहिबान 45 से 46 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ गए, या 50 की उम्र में रिटायरमेंट आ गए, चाहे सूबेदार में जो ऑलरेडी रिटायरमेंट आ गए, तो उनके बच्चे भी 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं। क्या वो अपनी 43,000 की पेंशन में गुजारा कर पा रहे? साथियों, दिल को हिलाने वाली रिपोर्ट है ये। और जो सैनिकों का हक है ओआरओपी परमेश्वर, उस ओआरओपी परमेश्वर के लिए एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पूछा, और वो परमेश्वर बार है। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे रक्षा मंत्री बड़े खाने में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता लगा कि इन टेबलों के अंदर, इस टेंट के अंदर जितने सैनिक बैठे हैं वो एक सी वर्दी पहन के बैठे हैं। 6 मीटर कपड़ा 1.5 किलो पीतल वाले ने पहना है, तो 1.5 किलो पीतल जो सबसे निचला रैंक है उसने भी पहना है। फिर मिलिट्री सर्विस पे में किस चीज का भेदभाव? क्या रक्षा मंत्री ने ये कि इतना भी नहीं सोचा, या इतनी भी बुद्धि नहीं है कि इस टेंट के अंदर जिनके साथ में वो बड़ा खाना कर रहे हैं, खुदा न खास्ता वो घायल हो जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो एक व्यक्ति को 2,54,000 प्लस डीए मिल रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन, और एक 5,000 रुपये में डिसेबिलिटी पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। अगर इतना नहीं सोच सकता तो ये दुर्भाग्य ही है कि देश का रक्षा मंत्री, जबकि उस रक्षा मंत्री से मेरी 5-6 मुलाकात हो चुकी हैं, पर बड़ बोले हैं, भाषणों से ही बहादुर बना देते हैं और 2 मिनट में रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर सैनिकों का भला करना है, सैनिकों के परिवारों पे रहम करो, सैनिकों पे करो, इनका वेतन, इनकी पेंशन बढ़ाओ। बड़ा खाने से या भाषण देने से ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर बाद में वो सोचते भी हैं दिल से कि क्या बात है, क्या ये है। तुम्हारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही बड़ा खाना खाने की जरूरत है। अगर तुम लोग सैनिकों को, परमेश्वर वालों को ओआरओपी दे दो, और ओआरओपी का 100% उनका हक दे दो, जो पूरा सैनिक है, जो 32 लाख है, मिलिट्री सर्विस पे एक समान दे दो, डिसेबिलिटी पेंशन एक समान दे दो, एक्स पे एक समान दे दो, सीएचडी ईसीएच एक समान दे दो, जितनी भी फैसिलिटी हैं जो वेलफेयर है एक समान दे दो, ऐसे मनोबल हो जाएगा। तुम्हारी छाती का तो पता नहीं 56 इंच की है नहीं, पर सैनिकों की छाती 105 इंच की हो जाएगी। तो सैनिक भाइयों, जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम रोएंगे नहीं, तो कोई दूध नहीं पिलाएगा, सीधी सी बात है। और यह भी बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है कि गोदी मीडिया का बहुत ज्यादा असर है। वो सेकंड के हिसाब से ब्रेन वॉश कर देती है। वो आम मजदूर से लेके किसान हो, जवान हो, किसी की बात को ऊपर लेवल तक नहीं पूछने देगी। और हो सकता है कि ऊपर लेवल ने ही इस गोदी मीडिया को ब्रेन वॉश करने के लिए यहां तक पूछा है। इसीलिए 8वें वेतन आयोग के ऊपर धड़ाधड़ डेली के हजारों वीडियो आ रहे हैं, और हजारों वीडियो नकली, गुमराह करने वाले, बेवकूफ बनाने वाले। गोदी मीडिया तो बेवकूफ बना रही है, चलो ठीक बात है, पर दर्द जब होता है जब पूर्व सैनिक समाज के सम्मानित पूर्व सूबेदार, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन, यूट्यूबर, कोट टाई, सिर के ऊपर टोपी लगा के और वीडियो बना के 32 लाख
पूर्व सैनिकों को गुमराह करते हैं तो दुख जब होता है। साथियों, 8वां वेतन आयोग से सरकार भाग रही है, आप सबको मालूम है, और आपके दिमाग में भी बिठाया जा रहा है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। 1.92 का फिटमेंट ऐसा फिटमेंट फैक्टर है कि कुछ हमारे को ही देना पड़ेगा सरकार को। सरकार कुछ नहीं देगी, हमारे को ही देना पड़ेगा कि भाई तुम ही ले लो हमारे से, जो हमारा पेंशन वेतन है उसी को ले लो और अपने सांसदों का घर भर दो। क्योंकि पिछले दो महीने पहले पूर्व सांसदों का, वर्तमान सांसदों का 24% वेतन पेंशन बढ़ाई गई और 2.5 साल का एरियर दिया गया, और 18 महीने का जो कोरोना वायरस में जो डीए का एरियर बचाया था वो उनकी झोली में डाल दिया। तो सरकार रियल नहीं है, रीलबाजी में रील बना रही है, फोटो खिंचवा रही है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रही है और धका धक इस समाज में उतारी जा रही है। पर सरकार इस तरह से चल क्यों रही है? क्योंकि विपक्ष नहीं, और विपक्ष में बोलने वाले भी नहीं। सच्चाई की बात ये, जो विपक्ष में बोलने वाले थे वो अब सरकार के पाले में चले गए हैं। वो मंत्री थे, आज वहां मंत्री है, उन्होंने अपने पाड़ा चेंज करके वो कर लिया। क्योंकि नेताओं की ना तो कोई जाति होती ना कोई धर्म होता, उनको जहां से माल मिलता है वो वहीं से डकारे मार मार के खाते हैं। पहले कांग्रेस में खा रहे थे, आज वर्तमान में खा रहे, पर उसमें हमने देखा कि हम कहां पे खड़े। अगर मैं कहूं आज केंद्रीय कर्मचारियों का मसीहा कोई नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों की बात रखने वाला सरकार के सामने कोई नहीं। अगर आप कहो कि बहुत बड़े बड़े संगठन है केंद्रीय कर्मचारियों के, तो मैंने जो इनको पिछले 7-8 साल में देखा है और जो मैंने इनके ऊपर स्टडी की है, तो ये सब सरकार की झोली में बैठे हुए और बोतल से दूध पी रहे। इनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीति में है, अपने बच्चों को अच्छी नौकरियां लवानी है, कहीं सेट करना है, बहुत कुछ करना। इसलिए ये कर्मचारियों की आवाज, कर्मचारियों के हक, कर्मचारियों के अधिकार सरकार के सामने रख ही नहीं पा रहे। अगर ऐसा होता तो 16 जनवरी को 8वें पे कमीशन की घोषणा हुई थी, तो कर्मचारी वर्ग कर क्या रहा है? मीटिंग पे मीटिंग है, लेटर लिख दिया, ये लिख दिया, और वो भी जब मैं इन बातों को उठाता हूं, वैसे तो हजारों वीडियो आते हैं पूरे देश में, पर मैं एक इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं 1,20,00,000 कर्मचारियों की आवाज मैं उठाता हूं और इनके कान तक भी, जो एक कर्मचारियों के संगठन, इनके नेता हैं, इनके कान तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद में ये लेटर भी लिखते हैं। मेरे पास में बहुत सारे फोन आते हैं कि भाई आप हमारे को बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। मैं ऐसे ही बोलता हूं, क्योंकि ये कर्मचारी से कंट्रीब्यूशन भी लेते हैं हर साल। तो किस लिए लेते हैं? जब उनकी आवाज नहीं उठा सकते तो किस लिए तुम उनके मसीहा बने हुए? छोड़ दो इस पद को। तुम्हारे कारण तो आज कर्मचारियों की यह हालत होगी कि कर्मचारी ये सोच रहे कि 18,000 रुपये मिल रहे हैं, बस अपना गुजारा चल रहा है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी होगी कि लाइन में लगे हुए हैं। अगर 18,000 रुपये की न्यूनतम वेतन को भी हटा के 9,000 न्यूनतम वेतन कर दो तो भी करोड़ों बच्चे उसमें भर्ती हो जाएंगे। क्योंकि इन्होंने बढ़ाई ऐसा दिया ना कि 5 किलो में, अगर हम पहले की बात करें, 2014 से पहले की बात करें, तो गरीबी रेखा से नीचे 30 करोड़ थे और अब 80 करोड़ पहुंच गए, तो गरीबी हटी का। तो इन्होंने माहौल ही ऐसा बना दिया कि 18,000 रुपये भी हम ले रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि बस पेट भर रहा है, यही जिंदगी है, यही संसार है। इसके बाद में हमारे को कुछ नहीं मालूम कि छत के ऊपर पंखा भी होना चाहिए, गर्मी के अंदर कूलर भी होना चाहिए, बच्चे अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़े, अच्छे से सब्जी बने, अच्छे से प्रोटीन वाले, और दूध दही वो भी खाएं। मतलब इससे कोई मतलब नहीं, बस आप खा लो, कुछ भी खा लो, ऋषि को जीवन मान लो, और साथ में जो सांस ले रहे हो इसके लिए धन्यवाद दे दो सरकार, ये बात। तो साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, नमस्कार, जय हिंद।